कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता ही है कि हमारी इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छा पूर्ति होने के बाद तृप्ति नहीं होती। ऐसा ही एक बड़ा रोचक और प्रेरक उदाहरण संस्मरण जलज जी के पास में है, जिसे सुनने के लिए और आप सबको सुनाने के लिए मैं एक बार फिर जलज जी के यहाँ आया हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि जलज जी से हम संस्मरण सुने, आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जलज जी के इस सुखद और यादगार संस्मरण को आप अपने और मित्रों तक आगे पहुंचा सकें। सर, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करता हूं आपको। आपने एक बार कहा था कि आपकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यापन करें, क्योंकि हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वो जहाँ पढ़ा है वहाँ पर भी उसे पढ़ाने का मौका मिले। तो आपको पढ़ाने का मौका तो मिला, लेकिन आपको फिर बीच में ही यूनिवर्सिटी से अध्यापन काम छोड़ के वापस आना पड़ा। थोड़ा सा इस प्रसंग को आप थोड़ा हमें बताने की कृपा करेंगे सर? बड़ी कृपा होगी आपकी। देखिए बैरागी जी, 1957 में मैंने एमए किया। जी। मेरा करियर बहुत अच्छा रहा है जी। और एमए करने के बाद स्वभावतः मेरी इच्छा हुई कि मैंने जिस विश्वविद्यालय से एमए किया है उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिले। जी। ये एक इच्छा थी जो बराबर मेरा पीछा करती रही। मेरे पास वो सब था जो मुझे नियुक्ति दिला सकता था। जी। करियर तो था ही, एमए का फर्स्ट क्लास था, मेरे पास एक गोल्ड मेडल भी था और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन अगर थी कोई, जैसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता था कि जब एमए फाइनल की विदाई होने लगी तो एक बड़ी सभा हुई। प्रीवियस के विद्यार्थियों ने हम लोगों को, जो फाइनल में थे उत्तरार्ध में, उनको विदाई दी। एक इतिहास विभाग के बड़े लेक्चर थिएटर में सब लोग प्रीवियस फाइनल के विद्यार्थी एकत्र हुए और आगे की पंक्ति में हमारे शिक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, पंडित उमाशंकर शुक्ल, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि सब लोग ठीक मेरी आंखों के सामने बैठे हुए थे जब मैं बोल रहा था। मैं नहीं जानता कि मेरा चयन उत्तर देने के लिए, बोलने के लिए क्यों किया गया था। छात्रों ने किया था, जी। जबकि मैं बहुत ही पीछे की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी रहा हूँ हमेशा। वो भाषण अद्भुत था जिसे ये लोग सुन रहे थे। जी। छात्रों में ज्ञान रंजन बैठे थे जो जी। मेरे सहपाठी थे। पहल वाले। हैं? पहल वाले। पहल वाले दूधनाथ सिंह थे, कन्हैया लाल नंदन थे, कन्हैया सिंह थे और तमाम विद्यार्थी थे जी। जो बैठे हुए मेरे भाषण को सुन रहे थे। अद्भुत भाषण था वो। उसमें भावनाएं भी थी, विचार भी थे, तर्क भी थे, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, कैसे सुधारी जा सकती हैं, ये भी थे। और भविष्य की एक बड़ी चिंता थी कि अब क्या करेंगे एमए कर लिया तो। बेरोजगारी जैसी आज है उससे कहीं ज़्यादा थी उस समय। कोई पद ही नहीं थे, न तो विश्वविद्यालय में थे, न इतने अखबार निकलते थे। ले दे के खाली एक रेडियो स्टेशन होता था जहाँ अप्लाई कर सकते थे लोग, वो लोग
जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, या फिर टीचिंग का प्रोफेशन था। खैर मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि इलाहाबाद में मेरी नियुक्ति होना मुश्किल है। कहते हुए थोड़ा संकोच होता है, मगर इलाहाबाद में नियुक्तियों के प्रकरण कार्य परिषद में 2 गुटों में बटे हुए थे, जी और ये गुट जातिगत आधार पर थे। जी 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 एक का नेतृत्व डॉक्टर यूसी प्रसाद, जो बहुत बड़े इतिहासज्ञ रहे हैं, वो कर रहे थे। दूसरे का एक पीएल श्रीवास्तव, डॉक्टर पीएल श्रीवास्तव, जो गणित विभाग के हेड थे, वो करते थे। मैं क्योंकि इन दोनों जातियों में नहीं आता था, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो इसको, चले। मैं ललितपुर आ गया, लेकिन बेकारी ने पीछा छोड़ा नहीं। उस समय की मन की स्थिति में मैंने एक कविता लिखी थी। मैं आपको उसका एक छंद सुना देता हूँ। जी किसे पता है किस बादल में कितनी क्षमता, बरसा सकता वह धरती पर कितनी ममता, कितनी जलन तपन को वह नहला सकता है, कितने मरु देशों में जाकर गा सकता है। पर कितना दुर्भाग्य, दोष किसको दे दें हम, मेघ बहुत उनको छा जाने को आकाश नहीं मिलता है। ये कविता मैंने लिखी थी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा। मैं अखबार देखता रहा और उनमें एक वांस सागर विश्वविद्यालय की निकली और एक आरा के एक मशहूर कॉलेज की निकली। आरा में 2 कॉलेज थे। जी एक में डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ का अपॉइंटमेंट हुआ और डॉक्टर रविंद्र भ्रमर का हुआ, और दूसरे में मेरा हुआ था, जी जो ज़्यादा अच्छा और बड़ा कॉलेज था। इंटरव्यू दे करके मैं चलने को था, दूसरा बुलावा मुझे सागर से आया था, सागर यूनिवर्सिटी में। आरा से ही, बिहार से मैं सीधा सागर पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए। जो साक्षात्कार लेने की समिति थी, बोर्ड था, इंटरव्यू बोर्ड, उसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। विभाग के अध्यक्ष आचार्य नंदुलाल वाजपेयी थे। जी एक्सपर्ट्स के रूप में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा बैठे हुए। जी मेरा चयन हो गया, मैं खुश भी था, मगर तभी द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने, जो अध्यक्ष थे समिति के, उन्होंने कहा, देखिए चयन तो हमने आपका कर लिया है, लेकिन यूजीसी से एक क्लैरिफिकेशन आना है, हमको लेना है। वो रोक लग गई है यूजीसी की तरफ से, वो आ जाए तो हम आपको नियुक्ति दे देंगे। तब तक ऐसा करते हैं, बोले विश्वविद्यालय का एक स्कॉलरशिप है 100 रुपये महीने का, बहुत होते थे 100 रुपये उस समय, वो हम आपको दे देते हैं, आप काम शुरू करिए पीएचडी का, और जब वहाँ से स्पष्टीकरण आ जाएगा तो हम आपको नियुक्ति दे देंगे। मैंने कहा, मुझे स्वीकार तो है, लेकिन अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं 1 दिन का समय चाहता हूँ सोचने का।
एक दिन बाद मैं आपको उत्तर दे सकूंगा। मुझे ये समय दे दिया समिति ने। अब मैंने सोचा कि मैं वाजपेयी जी से, नंदुलारे जी से मिल लूं और उनको बता दूं कि मेरी क्या स्थिति है और क्या मुझे करना चाहिए। मैं उनके बंगले पे गया। मेरे हाथ में उस समय आरा महाविद्यालय से आया हुआ टेलीग्राम था, जिसमें सेलेक्ट किए जाने की और ज्वाइन करने की बारे में लिखा हुआ था। मैंने वाजपेयी जी से कहा, पंडित जी, उनको पंडित जी जी कहते थे, पंडित जी, मुझे तो नौकरी की ज़रूरत है और ये अपॉइंटमेंट आया है मेरे पास। अब इसका मैं क्या उत्तर दूं और वाइस चांसलर साहब को क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा, तुमको चिंता किस बात की है? नौकरी चाहिए ना, यहीं मिलेगी तुमको नौकरी। इनको आरा को मना कर दो और डीपी मिश्रा के साथ बात करके वहाँ आप स्वीकृति दे दीजिए। उन्होंने अपनी कार मंगाई, उसमें मुझे बिठाया और डीपी मिश्रा, जो थोड़ी दूर था उनका जी बंगला, आज जो नई साइट है यूनिवर्सिटी की उसके नीचे, वहाँ ले गए और बैरागी जी, मैंने उनको अपनी स्वीकृति दे दी और काम शुरू कर दिया। जो काम मैंने किया वहाँ उसकी बहुत सी सामग्री मेरी इस किताब में संस्कृत और हिंदी नाटक रचना एवं रंगकर्म में है। जी काम चलता रहा। फिर मेरी तबीयत खराब हुई, पीलिया हो गया मुझे, तो मैं अपने घर चला गया अनुमति लेकर के। वहाँ से जब लौट के आया तो मालूम हुआ कि जिस स्कॉलरशिप के लिए मुझे रोका गया था और जिसकी स्वीकृति मैंने एक दिन बाद दी थी उनके कहने जी पर, जी वाजपेयी जी ने कहा था कि तुम किस बात की चिंता करते जी हो, हाँ नौकरी तो यहीं मिलेगी तुमको। वो स्कॉलरशिप किसी और को दे दिया गया। जी अब मेरे हाथ के तो तोते उड़ गए। मेरे पास पैसे नहीं, स्कॉलरशिप से काम चलाना था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक भगवान ने मदद मेरी ये की कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक विज्ञापन निकला था स्कॉलरशिप के लिए। मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था जी बिना किसी को बताए हुए, और वो मुझे मिल गया। जी 150 रुपये महीने का था वो, जी और 7 महीने का या 6 महीने का उसका पैसा आकर के यूनिवर्सिटी में पड़ा था। वो मैंने लिया और सागर छोड़ दिया जी जी बिना बताए। जी न वाजपेयी जी को बताया, न नमस्ते जी डीपी मिश्रा को बताया। मैंने सोचा आज जब इस मामले में ऐसा हुआ है, तो जब मुझे नियुक्ति मिल जाएगी विश्वविद्यालय में, तब भी उसमें गड़बड़ हो सकती जी है। जी जी तो ऐसी जगह रहना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इसका एक कारण बता दूं आपको। जैसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जातिवाद था, वैसा ही सागर में भी था। जी एक जाति विशेष के अगर आप होते तो आपको सर चिंता करने की जरूरत जी नहीं थी। ये सब मैं समझ गया तो मैं वहाँ से चल दिया। चल करके इलाहाबाद पहुँचा अपने एक दोस्त के साथ, उस दिन रहा, और बड़ौद कॉलेज से, जो मेरठ के पास है, अच्छा कॉलेज है, वहाँ अप्लाई किया, नियुक्ति हुई और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच पीएससी की वांस निकली, मध्य प्रदेश के जी पीएससी की। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे सतना पोस्टिंग मिली। जी मैं सतना पहुंचा,
तो घनघोर पानी गिर रहा था, बरसते पानी, जुलाई का महीना था, 13 जुलाई 1959 को मैंने ज्वाइन किया हुआ। जी बरसते पानी में भीगा हुआ, होल्ड ऑल भीगा, बॉक्स जो लिया था वो भीगा, और मेरा सिर से लेकर पैर तक सब भीगे हुए। वैसी हालत में मैं कॉलेज पहुंचा। स्टेशन के पास ही था उस समय कॉलेज, अब भी शायद वही हो। मैंने कहा मुझे ज्वाइन करना है क्लर्क से, जी हेड क्लर्क से। हाँ, उसने कहा, कर लीजिए, आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सी क्लास में लेना है? जी मैंने कहा नहीं, क्लास में नहीं लेना है, मुझे नियुक्त किया गया है, पीएससी ने नियुक्त किया। जी पीएससी का नाम सुना तो उठ के खड़ा हो गया, वो जी माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, और मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ रीवा, टीआरएस कॉलेज कहलाता है वो, वहाँ एमए की क्लासेस थी, सरकार ने इसीलिए मुझे भेजा। उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चलता था। जी शंकर दयाल जी उसके मंत्री थे। सतना से जल्दी ही मेरा ट्रांसफ़र रीवा हुआ, और रीवा में जब मैं पढ़ा रहा था तब मुझे संदेश मिला कि राम कुमार जी ने आपको बुलाया है इलाहाबाद में। इलाहाबाद। जी मैंने सोचा पता नहीं क्यों बुलाया। कुछ भी होता रहा हो, लेकिन अपने गुरुओं के प्रति, चाहे राम कुमार वर्मा हो, धीरेन्द्र वर्मा हो, या नंदुलारे वाजपेयी हो, कुछ भी उनसे हुआ हो मुझे लेकर के, जी मुझे न्याय न मिला हो उनके हाथ से, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा तब भी थी और आज भी है। जी जी मैं गया, शाम हो गई थी, उनके बंगले पर गया, मालूम हुआ घूमने गए हैं, आते होंगे, मुझे बिठा लिया गया। वो आए वहाँ से घूम के, खूब जाड़े के दिन थे, सिगड़ी जल रही थी, वहीं बैठे ज़मीन पे, मैं भी बैठा। वो एक रुमाल में मूंगफली खरीद के लाए थे, बोले लो खाओ। तो हम लोगों ने वहाँ मूंगफली खाई, खाते खाते बात की। बोले तुमको यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया जा रहा है, कल से ही तुमको पढ़ाना है, भाषा शास्त्र यानी लिंग्विस्टिक्स और हिंदी पढ़ाना है, और कल ज्वाइन कर लो तुम। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही आपके आदेश पर आया था, मुझे कल्पना नहीं थी कि आप मुझे इसके लिए बुला रहे हैं। बोले जो है वो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता मैं, ज्वाइनिंग होनी ही है। मैंने जी ज्वाइन कर लिया, जी अगले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना थोड़ा कठिन इसलिए था वहाँ कि जिनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई थी जी वो घूम रहे थे, हाँ और कोशिश उनकी थी कि ये फेल हो जाए। जी लेकिन मेरा पढ़ाना पहले दिन से ही लोग समझने लगे कि क्या है ये। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक थे वो रिसर्च करते रहते थे, जी 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 किताब आ जाए बस, वो किताब दिखाई जाती थी इंटरव्यू में, जी जी उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा मतलब नहीं रहता जी था। जी जी वो घर से एक कॉपी लेके आते थे, और वो बस्ते में होती थी, जी हर क्लास की अलग अलग हुई। कॉपी निकालते थे, बैठे रहते थे, और बैठ करके उसमें से बोलते थे, जी और वो इमला बोली जाती थी। ज़्यादातर लोग ऐसा करते थे, जी राम कुमार जी नहीं करते थे, धीरेन जी नहीं करते थे, जी मगर जो बीच का जो स्टाफ था, जी और जिन उदय नारायण तिवारी की जगह मेरी नियुक्ति हुई थी, वो भी ये करते थे। जी
मैंने पढ़ाना शुरू किया और एक के बाद एक क्लास को फतह करता चला गया। अंतिम कक्षा थी लिंग्विस्टिक्स की, BA 1 की जी कक्षा। वो को एजुकेशन थी, उसमें आधे लड़के और आधी लड़कियां। जी हाँ लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल से पढ़ने के लिए आती थी। उस बड़ी क्लास को संभालना थिएटर में होती थी, वो जी थोड़ा मुश्किल काम था। मैं डरा हुआ भी था, लेकिन मैं जब जा रहा था उस क्लास में, एक लड़का मेरे पास आया। जी बोला, सर मेरी अटेंडेंस बना दीजिएगा। ये परंपरा रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जी मैं जानता था, तो मैंने उसकी स्लिप ले ली। स्लिप दे जाते थे। उसका नाम मुझे याद हो गया बिल्कुल। एक 10 कदम पे क्लास थी। मैं गया, अटेंडेंस ली। उस लड़के का नाम आया, आवाज आई, यस सर। जी मैंने नीचा मुंह किए हुए फिर नाम पुकारा। फिर आवाज आई, यस सर। उसके साथी लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस दे रहे थे। हाँ, जी ये चलता था होता है वहाँ। होता है होता है। मैंने तीसरी बार ऊपर सिर करके पुकारा नाम। जी उसने फिर कहा, यस सर। मैंने कहा, खड़े हो जाओ। देख लिया मैंने कहा, दूसरे के लिए अटेंडेंस बोल रहे हो तो अच्छा नहीं है। पूरी क्लास रखते में कि पहले दिन आया हुआ टीचर और प्रॉक्सी पकड़ रहा है, जी जी तो उनको लगा कुछ अजीब शक्ति है इसके पास। जी फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। डर ये था मुझे कि पढ़ा तो मैं लूँगा, लेकिन पढ़ाने के पहले ही अगर विद्यार्थी कंट्रोल के बाहर हो गए, शोर करने लगे, जी तो कैसे काम जी जी चलेगा। जी मैंने पढ़ाया तो पढ़ाना तो बहुत अच्छा था मेरा, और वो मेरे भक्त हो गए सब जी के जी सब। जी तो सब अच्छा था। ये जो नियुक्ति हुई थी, ये लीव वैकेंसी के रूप में हुई थी। अच्छा अच्छा, एक तरह से एवजी जैसे एवजी एवजी जी एवज एवजी हाँ, स्थानापन्नता की स्थिति थी। उदयनारायण तिवारी हेड होकर के जबलपुर यूनिवर्सिटी गए थे। जी उन्होंने छुट्टी ले ली थी, और खबर ये थी कि उनका कुछ जम नहीं रहा है वहाँ पे, वो लौट के आने वाले हैं। जी तो मुझे एक चिंता बराबर ये रहती थी कि वो आ गए तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। और मैं छुट्टी लेकर के आया था TRS कॉलेज से, जी गवर्नमेंट से, बाकायदा फॉर्म भर के 3 महीने की छुट्टी ले ली थी मैंने। जब वेकेशन आने लगा तो गवर्नमेंट का एक लेटर आया कि या तो आप ज्वाइन कर लीजिए अपनी ड्यूटी, या फिर रिजाइन करिए। जी अब मेरे सामने संकट खड़ा हो गया। ये नौकरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थायी नहीं थी, वो जैसा आपने कहा, ये एवज की नौकरी थी। और मेरे मन में कितनी ही इच्छा रही हो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, लेकिन मेरा परिवार था जिसे मैं रीवा में छोड़ कर आया था। स्थायित्व तो नहीं था उसमें। हाँ, तो मैं लौटा वहाँ से। मैंने ज्वाइन कर लिया वापस इस नौकरी को। जी जी मेरी मदद की उस क्लर्क ने, जिसने जो मेरे ऊपर हंस करके बोला था कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। वो बहुत चाहता था जी मुझको। जी जी उसकी मदद से मैंने फिर ज्वाइन किया, और ये नौकरी मेरी चल निकली। चलिए, यानी वहाँ से रीवा से बरेली, बरेली से सीहोर, सीहोर से रतलाम आया मैं। पदोन्नतियों पर आया, या बड़ी क्लास पढ़ाने के लिए सरकार ने मुझे भेजा। मैं मध्य प्रदेश सरकार का ऋणी हूँ, और मुझे कोई शिकायत नहीं है। छोटी सी थोड़ी सी इच्छा थी, वो नहीं पूरी हो पाई, तो इसका मुझे कोई गम नहीं है। यहाँ रतलाम में आप सब लोगों का इतना स्नेह मुझे है कि मैं भूल गया हूँ कि मेरी इच्छा पूरी नहीं वाह वाह होती। सर, बड़ा आनंद। यानी इच्छा तो पूरी हुई लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हाँ, अतृप्त इच्छा लिए आप वहां से लौटे। ठीक है, सर बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। आपका संस्मरण कई हमारे दर्शकों श्रोताओं को हाँ, प्रेरणा देगा, और इससे वो यानी मन माफिक काम नहीं होने पर भी आपने रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं, इसकी प्रेरणा देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे श्रोताओं की तरफ से, मेरे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा आपकी, और आपको तकलीफ दी
क्षमा कीजिएगा। ईश्वर आपको पूर्ण स्वस्थ बनाए रखे और आपके संस्मरण हमको हमेशा मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।